कहा जाता है कि मंजिल पर कैसे पहुंचते हैं ये उस चिड़िया से सीखो जो एक एक तिनका उठाती है और लगातार कठिन मेहनत से एक खूबसूरत घोंसले का निर्माण करती है। जी हाँ, सफलता का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, कड़ी मेहनत। लेकिन हमें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। आप कितनी ही कड़ी मेहनत करें, लेकिन वो अगर सही और सटीक दिशा में नहीं है तो उसका फायदा कम ही मिल पाता है। मेहनत भी तभी सफल सिद्ध होती है जब सही जगह और सही तरीके से की जाए। इसलिए हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने का प्रयास करें। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। प्रतिबिंब, सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हेलो इंडिया में हम क्या कुछ खास लेकर आए हैं। हेलो इंडिया में नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, बताएंगे आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार, साथ ही होंगी राज्यों से जुड़ी सुर्खियां। साथ ही आपको बताएंगे आज की प्रमुख गतिविधियों के बारे में। आज उद्यमी भारत कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके अलावा पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और साथ ही हेलो इंडिया में होगा बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ हेलो इंडिया में। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। और सबसे पहले देश से जुड़ी हुई सुर्खियां। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण की पूर्व संध्या पर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के राज्यपाल के शक्ति परीक्षण के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने के आदेश के कुछ मिनट के बाद ही उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव में अपने त्यागपत्र का ऐलान कर दिया। उन्होंने विधान परिषद से भी इस्तीफा दे दिया है। उद्धव के इस कदम के बाद अब शक्ति परीक्षण नहीं होगा और राज्य में भाजपा और बागी शिवसेना विधायकों के गठबंधन की सरकार के बनने का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में आरोपियों का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। दोनों कराची भी गए थे, वहां दोनों ने करीब 15 दिन की ट्रेनिंग भी ली थी। ये ट्रेनिंग 2014-15 में ली गई है। दोनों पाकिस्तान में दावत-ए-इस्लाम संगठन से भी जुड़े हुए थे। कराची से वापस आने के बाद दोनों आरोपी समाज के युवाओं को लगातार अपने धर्म के लिए कट्टर रहने के लिए भी भड़का रहे थे। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था जिसमें भड़काऊ वीडियो और मैसेज भेजकर युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। घटना से पहले दोनों पाकिस्तान के कुछ नंबरों पर लगातार बात भी कर रहे थे। एनआईए ने हत्या के दोनों आरोपी मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस से पूछताछ के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जीएसटी संबंधी मामलों में फैसला करने वाली इकाई जीएसटी परिषद की कल संपन्न हुई 2 दिवसीय बैठक में क्षतिपूर्ति व्यवस्था को आगे भी बढ़ाने का मुद्दा छाया रहा। दलीय सीमाओं से इतर करीब 12 राज्यों ने बुधवार को जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था 20 जून के बाद भी जारी रखने की मांग की, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हम बता दें कि माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की व्यवस्था लागू होने से राज्यों को होने वाली राजस्व क्षति की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया था। 5 साल के लिए लागू किए गए इस प्रावधान की समय सीमा 30 जून 2022 को खत्म हो रही है। बैठक में करीब 12 राज्यों ने जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था 30 जून के बाद भी जारी रखने की मांग की। In a way, the highlight of these 2 days meeting was that we could consider, discuss and take a decision on 4 GOM reports. चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। 19 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 20 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 22 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। जरूरत होने पर नए उपराष्ट्रपति के लिए मतदान 6 अगस्त को होगा। वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त 2022 को पूरा हो रहा है। इस बार लोकसभा के महासचिव उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी होंगे।
कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली कंपनियां अब कच्चा तेल घरेलू बाजार में किसी को भी बेचने को स्वतंत्र होंगी। केंद्र सरकार ने देश में कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली इकाइयों को विपणन के मामले में पूरी छूट देने का निर्णय किया है। सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए भी 2,516 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी है। इस परियोजना में साइबर सुरक्षा और डेटा भंडारण के साथ क्लाउड आधारित सामान्य सॉफ्टवेयर का विकास समेत PACS को हार्डवेयर संबंधी सहायता प्रदान करना भी शामिल है। इसके जरिए मौजूदा सभी दस्तावेजों को भी डिजिटल किया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने छात्रों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना को बढ़ावा देने पर जोर दिया। चेन्नई में वेल्लोर इंटरनेशनल स्कूल के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने स्कूलों में मातृभाषा में शिक्षा का समर्थन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मूल्यों के बिना शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। उपराष्ट्रपति ने पढ़ाई के साथ ही बाहरी गतिविधियों और सामुदायिक सेवा पहलों को भी स्कूली शिक्षा में जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्कूल आज छात्रों को सर्वश्रेष्ठ कौशल के रूप में अनुकूलन क्षमता की शिक्षा दे सकते हैं। भारतीय वायुसेना को अग्निपथ भर्ती योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने के बाद 6 दिन के भीतर 2 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को ये जानकारी दी। पंजीकरण की प्रक्रिया 24 जून को शुरू हुई थी। पंजीकरण की अंतिम तारीख 5 जुलाई 2022 है। प्रधानमंत्री ने मन की बात पर आधारित एक क्विज में भाग लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, इस महीने के मन की बात के दौरान हमने अंतरिक्ष में भारत की प्रगति, अपशिष्ट से धन की दिशा में सामूहिक प्रयास, हमारे एथलीटों की उपलब्धियां और बहुत कुछ जैसे विविध विषयों को कवर किया। नमो ऐप में एपिसोड पर आधारित एक क्विज है, इसमें हिस्सा जरूर लें। अब देश के विभिन्न राज्यों से आ रही खबरें। जम्मू कश्मीर में आज से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। इससे पहले आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। बम बम भोले और जय बर्फानी बाबा के नारे लगाते हुए तीर्थयात्री कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वाहनों में भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुए। पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 43 दिवसीय तीर्थ यात्रा आज से कश्मीर के पहलगाम और बालटाल आधार शिविरों से शुरू होगी और 11 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर इसका समापन होगा। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद वार्षिक अमरनाथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 2 साल बाद हो रही इस यात्रा के लिए अभी तक 3 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है। इस बीच जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस के अनुसार जिस जगह मुठभेड़ हुई वो अमरनाथ यात्रा मार्ग के बेहद करीब है। कुलगाम जिले में मीर बाजार इलाके के नवापुरा में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। उस दौरान ये मुठभेड़ हुई जिसमें दोनों आतंकवादी मारे गए। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के करीब 73 लाख लोगों को बड़ी राहत देते हुए 30 सितंबर तक मुफ्त राशन मुहैया कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान उनके साथ इस समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और स्वामी ज्ञानानंद महाराज भी मुख्य तौर पर उपस्थित होंगे। सीएम मनोहर लाल श्री कृष्ण के 40 फीट ऊंचे विराट स्वरूप के जरिए धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को एक अलग पहचान देने की कोशिश में है। इसके बाद मुख्यमंत्री गीता ज्ञान संस्थान में एक सेमिनार को भी संबोधित करेंगे। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व AIMIM के 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल RJD में शामिल हो गए। इनके नाम हैं मोहम्मद शाहनवाज आलम, मोहम्मद अंजार नईमी, मोहम्मद इजहार आसिफ और सैयद रुकनुद्दीन अहमद। अब AIMIM में केवल एक विधायक अख्तरुल इमाम रह गया है, जो बिहार विधानसभा में AIMIM के नेता हैं।
इसके साथ ही आरजेडी 80 विधायकों के साथ राज्य विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारी को लेकर जिला मजिस्ट्रेट्स के साथ एक समीक्षा बैठक की। दिल्ली कैबिनेट ने 1950 बसों की खरीद को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक और एयर कंडीशन बसें सितंबर तक आनी शुरू हो जाएंगी और 1 साल में सभी बसें आ जाएंगी। दूसरी ओर नीति आयोग ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए रेगुलेशन फ्रेमवर्क बनाने और तकनीक में सुधार का सुझाव दिया है। साथ ही 2031 तक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर सब्सिडी जारी रखने की सिफारिश भी की है। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग ने यहां आने वाले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। जलपाईगुड़ी का बड़ा हिस्सा मूसलाधार बारिश की वजह से प्रभावित है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से कोरोला, तीस्ता सहित कई नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश से बागडोगरा एयरपोर्ट पर हवाई सेवाएं भी बाधित हुई हैं। वहीं असम में बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति एक बार फिर से बिगड़ गई है। यहां बाढ़ से करीब 31 लाख लोग प्रभावित भी हुए हैं। बाढ़ से राज्य के 28 जिले सीधे तौर पर प्रभावित हैं। बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र सहित कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से कई इलाके एक बार फिर जलमग्न हो गए हैं। वहीं 5 लोगों की मौत के साथ मरने वालों का आंकड़ा 139 के पार पहुंच गया है। इन इलाकों में खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। मौसम विभाग ने दक्षिण सलमारा, कोकराझार, चिरांग और बक्सा जिलों में गुरुवार तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली सहित 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने जहां दिल्ली में 30 जून यानी आज से मॉनसून के दस्तक देने की बात कही है, वहीं ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वैसे राजधानी दिल्ली के कई क्षेत्रों में आज मध्यम से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन बहुत से इलाकों में सिर्फ बादल ही छाए हुए हैं। और अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र से रूस को निष्कासित करने का अनुरोध किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने हमले की जांच करने और रूस को जवाबदेह ठहराने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का आग्रह किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के हमले को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो इसकी आंच दूसरे यूरोपीय देशों और एशिया में भी फैलने लगेगी। वहीं नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने मैड्रिड में होने वाले सम्मेलन से पहले कहा कि नाटो सैन्य गठबंधन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी सम्मेलन होगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में होने वाली मौतों पर चिंता व्यक्त करते हुए भारत ने कहा है कि लड़ाई में शहरी इलाकों में महत्वपूर्ण नागरिक ठिकाने आसान निशाना बनते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के मसले पर भारत के स्थायी उप प्रतिनिधि आर रविंद्र ने कहा कि इस युद्ध के कारण बहुत से लोगों की जान गई है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं और उन्हें पड़ोसी देशों में शरण लेनी पड़ी है। रविंद्र ने यह भी कहा कि यूक्रेन की स्थिति पर भारत लगातार निगाह बनाए हुए है और बेहद चिंतित है। भारत में समुद्री उत्पादों का निर्यात बीते 1 वर्ष में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार देश से भेजे गए उत्पादों का अधिकांश हिस्सा चीन, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, दक्षिण पूर्व एशिया, जापान और मध्य पूर्व देशों को पहुंचा है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत ने 13,69,264 टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया, जो कि $7.76 अरब के बराबर है। स्पेन में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में स्वीडन और फिनलैंड के गठबंधन में शामिल होने पर औपचारिक मोहर लग गई है। नाटो नेताओं ने बुधवार को इन दोनों देशों को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। स्वीडन और फिनलैंड के शामिल होने पर पहले तुर्की ने आपत्ति जताई थी, लेकिन बाद में अमेरिका के दबाव में उसने यू टर्न ले लिया। इसके साथ ही नाटो गठबंधन में स्वीडन और फिनलैंड के शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। ये पिछले 1 दशक में नाटो गठबंधन का सबसे बड़ा विस्तार होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो को छोड़कर
बैठे बिठाए बड़ी दुश्मनी मोड़ ले ली है। अब रूस के 2 अन्य पड़ोसी जो अब तक तटस्थ बने हुए थे वो भी उसके दुश्मन गठबंधन का सदस्य बन जाएंगे। फ्रांस की राजधानी में हुए सबसे भीषण आतंकी हमले की सुनवाई विशेष अदालत ने पूरी कर ली है। इस मामले में अदालत ने 19 लोगों को दोषी करार दिया है। 2015 में हुए इस आतंकी हमले में 130 लोगों की मौत हुई थी। इस वारदात में शामिल 20 आतंकियों में से अब केवल सालेह अब्देस्लाम ही जीवित है। उसे ही हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। आधुनिक फ्रांस के इतिहास के सबसे लंबे इस मुकदमे की सुनवाई पिछले साल सितंबर में शुरू हुई थी। 9 महीने तक पीड़ित, पत्रकार और मृतकों के परिजन विशेष रूप से बनाई गई अदालत में आते रहे। 13 नवंबर 2015 को नेशनल फुटबॉल स्टेडियम और बाटाक्लेन म्यूजिक वेन्यू में बंदूकों और भारी हथियारों से लैस 10 लोगों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। श्रीलंका के अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अपनी रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन को फोन कर ईंधन सहायता मांगी है। गोटाबाया निकट भविष्य में ईंधन आयात करने के लिए तेल समृद्ध खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाएंगे। ऊर्जा मंत्री महेंद्रानंद अलूथगामगे राष्ट्रपति गोटाबाया के एक करीबी सहयोगी के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि उनका यूएई के दौरे पर जाने का प्लान है ताकि वो ईंधन आयात करने के लिए उनके नेताओं के साथ चर्चा कर सकें। ईंधन आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त होने के बाद श्रीलंका की अर्थव्यवस्था लगभग ठप हो गई है। 22 मिलियन की आबादी वाले देश श्रीलंका जो है गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका ने एक बार फिर भारत से भी आर्थिक सहयोग की अपील की है। इजरायली बलों ने वेस्ट बैंक में छापेमारी के दौरान भड़के संघर्ष में फिलिस्तीन के एक उग्रवादी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायली सेना ने 2 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की थी, जिसके बाद जेनिन के पास हुई झड़प में 25 वर्षीय मोहम्मद मेरई को गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। फिलिस्तीनी इस्लामी जिहाद कट्टरपंथी समूह ने दावा किया है कि मेरई उसका लड़ाका था। और अब नजर आज की गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 10:30 बजे विज्ञान भवन में आयोजित उद्यमी भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया जाएगा। इन पहलों से हमारे युवाओं में मूल्य सृजन को और भी प्रोत्साहन मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान पीएम एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 2022 के परिणामों की भी घोषणा करेंगे। 10 मार्च को लॉन्च किए गए इस हैकथॉन का उद्देश्य लोगों की प्रयुक्त रचनात्मकता को बढ़ावा देना और समर्थन करना है, नवीनतम तकनीकों को अपनाने और एमएसएमई के बीच नवाचार को बढ़ावा देना भी है। चयनित इनक्यूबेटिव विचारों को 15 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 भी इस दौरान वितरित किए जाएंगे। आज लोकसभा की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर स्थायी समिति की बैठक है। बैठक के दौरान मंत्रालय के प्रतिनिधि समिति के समक्ष प्राकृतिक गैस सहित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण, विपणन और आपूर्ति विषय पर मौखिक साक्ष्य रखेंगे। इसके अलावा राज्यसभा के पटल पर रखे पत्रों पर समिति की बैठक भी संसद भवन परिसर में आयोजित की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में भारतीय संस्कृति और दर्शन में मानवाधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वो एनएचआरसी मानवाधिकार लघु फिल्म प्रतियोगिता 2021 पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह करीब 10:30 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग जारी करेंगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस दौरान वहां पर उपस्थित रहेंगे। प्रतिबिंब, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात करना चाहती हूँ मास्क की। कोरोना ने हमें मास्क लगाने पर मजबूर किया, लेकिन फिलहाल कोरोना का प्रकोप कम हो गया है और कई देशों में मास्क बंद भी हो गया है। लेकिन आपको लगता है कि इस मास्क को लेकर भी कोई फेस्टिवल हो सकता है? क्या ये भी कोई उत्सव है? हाँ, मास्क को लेकर फेस्टिवल जरूर है, लेकिन ये वो कोरोना से बचने वाला मास्क नहीं है, फुल फेशियल मास्क है। जी हाँ, हम आपको दिखाते हैं पराग्वे के मास्क फेस्टिवल से जुड़ी कुछ लुभावनी तस्वीरें। आप इन तस्वीरों का आनंद उठाएं और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे आज से जुड़े इतिहास की। आप बने रहिए हमारे साथ।
संसद की मंजूरी के बाद दंड प्रक्रिया शनाख्त विधेयक 2022 अब कानून बन चुका है। पुरानी तकनीकों से नेक्स्ट जनरेशन क्राइम को हम टैकल नहीं कर सकते। हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ताकत देना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी, और इसका हिस्सा एक भी। जी हाँ, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब समय है आज से जुड़े हुए इतिहास का। तो पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि 30 जून के दिन से इतिहास में क्या कुछ खास घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 30 जून वर्ष 1855 को हूल क्रांति हुई थी। संथाल में हूल का अर्थ विद्रोह है। हालांकि भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति को पहला दर्जा मिला है, पर इसके पहले वर्तमान झारखंड राज्य के संथाल परगना में संथाल हूल और संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। सिद्धू और कान्हू दो भाइयों के नेतृत्व में आज ही के दिन 1855 में वर्तमान साहिबगंज जिले के भगनाडीह गांव में विद्रोह शुरू हुआ था। इस विद्रोह में सिद्धू ने करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का अमर नारा दिया था। विद्रोह का नेतृत्व गांव के 4 भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। जुलाई वर्ष 1855 में अंग्रेज सैनिकों के साथ हुए संघर्ष में चांद और भैरव अंग्रेजों से मुठभेड़ में शहीद हुए और कुछ ही दिन बाद अंग्रेजों ने सिद्धू और कान्हू को भी गिरफ्तार कर लिया और जुलाई में ही दोनों भाइयों को भगनाडीह ग्राम में खुलेआम एक पेड़ पर टांगकर फांसी की सजा दे दी। इस तरह सिद्धू और कान्हू दोनों भाई आजादी के लिए शहीद हो गए। इस विद्रोह की याद में हर वर्ष हूल क्रांति दिवस 30 जून को मनाया जाता है। जहाँ हूल क्रांति दिवस के बारे में जिक्र तो हमने इतिहास में कर दिया, लेकिन हम बता दें हूल क्रांति या यूं कहें संथाल विद्रोह, हालांकि आज़ादी की पहली लड़ाई सन 1857 से मानी जाती है, लेकिन झारखंड के आदिवासियों ने 1855 में ही विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया था। बिल्कुल प्रतिबिंब। और 30 जून 1855 को सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में मौजूदा साहिबगंज जिले के भगनाडीह गांव से विद्रोह शुरू हो गया था। इस मौके पर सिद्धू ने नारा दिया था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। इस युद्ध में करीब 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान दे दी थी। आदिवासी इस दिन को अपने संघर्ष और अंग्रेजों द्वारा मारे गए लोगों की याद में मनाते हैं। जहां आज इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उन वीर वनवासियों का स्मरण किया है। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है, हूल दिवस पर उन वीर वनवासियों का पुण्य स्मरण जिन्होंने आदिवासी अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए 1855 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जन क्रांति का आगाज किया था। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों का बलिदान स्वाधीनता आंदोलन का आधार बना और देश की आज़ादी का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। जी हाँ, ये ट्वीट किया था लोकसभा अध्यक्ष ने। और अब नजर डालते हैं चलते चलते संसद टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी बता देते हैं। बिल्कुल प्रतिबिंब। और संसद टीवी पर आज क्या कुछ खास आपको देखने को मिलेगा, इसकी जानकारी आपको देते हैं। शाम 7 आपका और शाम 7:30 बजे कैबिनेट दिस वीक। रात 8 बजे आप देख सकते हैं दिन की खबरों का कार्यक्रम आज की खबर। रात 8:30 बजे का समय रहेगा पर्सपेक्टिव का। रात 9 बजे देखना ना भूलें अंग्रेजी बुलेटिन द न्यूज।
प्रतिबिंब हेलो इंडिया टीवी के अलावा हमारे दर्शक यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और संसद टीवी न सिर्फ यूट्यूब बल्कि फेसबुक, कूट, ट्विटर और इंस्टा पर भी उपलब्ध है। तो आप संसद टीवी की आईडी को जरूर फॉलो करें। जी हाँ, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकते हैं। आपकी तमाम प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहता है। और अब प्रतिबिंब अब हो गया है चलने का समय और चलते चलते हम क्या कुछ खास लेकर आए हैं। जहाँ चलते चलते छोड़े जाते हैं ज्योतिर्गमय फेस्टिवल के साथ, जहां पर संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भाषण या व्याख्यान देते हुए नजर नहीं आए बल्कि मंच पर परफॉर्म करते हुए नजर आए। तो आप आनंद लीजिए इस शानदार प्रस्तुति का। और हेलो इंडिया में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। तंदूरा सुन ले सा